नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। इस साल भारतीय बाजार का आईपीओ मार्केट गुलजार है। प्राइमरी मार्केट में रिकवरी से न्यू एज जो टेक कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने तेजी से लिस्टिंग पर फोकस किया है। ईवाई ग्लोबल ट्रेंड की रिपोर्ट कहती है कि 2024 की पहली 6 माही में भारत ने ग्लोबल आईपीओ मार्केट ने लीड ले ली है। भारत की आईपीओ मार्केट ग्रोथ करीब करीब 27% देखी गई है इसी 6 माही में। FY25 के H1 में 10 में से जो 9 न्यू एज टेक स्टार्टअप्स लिस्ट हुई, इन सब की लिस्टिंग प्रीमियम पर हुई। H1 में लिस्ट लंबी है। इक्सिगो का आईपीओ आया, गो डिजिट लिस्ट हुआ, ऑफिस लिस्ट हुआ, फर्स्ट क्राई लिस्ट हुई और ओला जैसी कंपनियां, ये सब शेयर बाजार में दस्तक दे चुकी हैं। इनके स्टॉक्स में आप लोग आजकल ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन अब इंतजार है दूसरी 6 माही का, और उसमें भी कई बड़े नाम हैं। स्विगी एक है और दूसरा है फिनटेक कंपनी मोबीक्विक, जिसके आईपीओ का भी बेसब्री से इंतजार है। अब वैसे मोबीक्विक की बात करें तो लिस्टिंग का ये दूसरा प्रयास आप कह सकते हैं। साल 2021 में कंपनी ने प्राइमरी मार्केट में एंट्री की योजना की थी, लेकिन उससे पहले पेटीएम की लिस्टिंग हुई और वो खराब लिस्टिंग थी। मार्केट का मूड उस समय पर काफी बिगड़ गया था, तो थोड़ा सा टाइम लिया फाउंडर्स ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन 4 साल बाद अब मोबीक्विक पूरी तरह से तैयार है आईपीओ लाने के लिए। इनफैक्ट सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। पिछले 4 सालों में इनकी फाइनेंशियल सेहत और भी मजबूत हुई है, मार्केट शेयर भी बढ़ा है। तो आईपीओ को लेकर और बिजनेस को लेकर अब कंपनी के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं, इसी पर आज हम फोकस कर रहे हैं। मोबीक्विक की को फाउंडर आदा उपासना टाकू हमारे साथ है। उपासना, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। 4 साल हुए हैं, मुझे याद है जब वो पहले आपने आवेदन दिया था तब भी काफी एक्साइटमेंट था। इस समय वो एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ गया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि सेबी से अप्रूवल मिल गया है एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी फॉलिंग इन प्लेस। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत शुक्रिया हर्षदा मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आई थिंक पिछले 3 साढ़े 3 साल में हमें समझ में आया है कि दृढ़ता क्या होती है, ग्रिट क्या होता है, पेशेंस क्या होता है। 15 साल से हम कंपनी तो बना रहे हैं, बट पिछले 3 साल में हमने तब आईपीओ नहीं किया 21 में, फिर कैपिटल रेज नहीं किया और इस दौरान हमने 3 गुना कंपनी को बढ़ा दिया। 300 करोड़ से 890 करोड़ पे हमारा रेवेन्यू पहुंच चुका है मार्च 24 में। और उसी टाइम में पिछली बार इन्वेस्टर्स ने बहुत कहा पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी बताइए, तो हमने सोच लिया था कि प्रॉफिटेबल होके ही आएंगे। और मैं बहुत खुश हुई ये बोल के कि हमने मार्च 24 में एबिडा और पैट प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही अचीव कर ली है। हमारे क्षेत्र में, फिनटेक क्षेत्र में, हम एकमात्र पेमेंट्स कंपनी है जो ये अचीव कर पाई है 50% हर साल ग्रो करने के बावजूद। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस बार कि नंबर अच्छे हैं, कंपनी की स्ट्रैटेजी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और अभी हाल ही में हमें महीना भर हुआ है कि सेबी से फाइनल अप्रूवल मिला है, तो पूरी जद्दोजहद में लगे हैं कि अच्छा आईपीओ करेंगे। आई एम श्योर। मैं इस पर नहीं आऊंगी कि कब वो आईपीओ आएगा, क्योंकि अब सेबी का अप्रूवल मिल गया है तो वो आ ही जाएगा। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जब आपने 2021 में पहले आईपीओ की बात की थी, 1900 करोड़ रुपए रेस करना चाह रहे थे। इस आईपीओ में आप सिर्फ 700 करोड़ रेस कर रहे हैं। मार्केट ग्रो हुआ है तो आपको, मुझे लगा, ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ऐसा क्यों है कि वो साइज भी 63% घट चुका है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कंपनी का स्केल ही तब बहुत कम था, 300 करोड़ पे थे। अब हमें दिखाई दे चुका है कि हम प्रॉफिटेबल भी 1000 करोड़ से कम रेवेन्यू पे हो चुके हैं, तो कंपनी इंटरनली भी पैसा जनरेट कर रही है। और हमें वॉलेट जो बिजनेस है हमारा, उसमें हम अब नंबर 1 हो चुके हैं। हमारा मार्केट शेयर में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। कंज्यूमर एक्विजिशन, मर्चेंट एक्विजिशन हमारे लिए काफी आसान है और उस पे फिर हम क्रॉस सेल करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो आप देखिए, हमारा जो मॉडल बना हुआ है कि पेमेंट्स में हम इतने कस्टमर, इतने मर्चेंट एक्वायर कर लेते हैं और वहां से भी 50% रेवेन्यू हमारा पेमेंट से ही आता है। उसके बाद हम उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करते हैं बैंक्स, एनबीएफसीज, एएमसी सबके साथ पार्टनर करके। तो उसमें हमारा कुछ खास कॉस्ट लगता नहीं है, बिकॉज यूजर ऑलरेडी हमारी ऐप पे है, मर्चेंट ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे है। इसलिए हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें इतने पैसे चाहिए ही नहीं। यहाँ से हमें कंपनी को 3 गुना 4 गुना स्केल करने के लिए 700 करोड़ रुपए हमें काफी पड़ेंगे। इसीलिए हम ये रेज कर रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पिछले आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी था। करेक्ट। इस बार कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, बिकॉज सारे ही शेयर होल्डर्स
इंक्लूडिंग प्रमोटर्स, हमारे क्षेत्र की हम एक इकलौती प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है। हम कंप्लीटली फोकस्ड हैं कि ये पैसा कंपनी के बढ़ोतरी और ग्रोथ में लगाया जाए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी दिख रही है। तो कोई प्रेशर वीसी से नहीं था कि हमें थोड़ा सा एग्जिट दे दीजिए? देखिए, अगर होता तो फिर आपको डीआरएचपी में ऑफर फॉर सेल दिख जाता। किसी का कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई बेच ही नहीं रहा है, और सब चाहते हैं कि हम कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंपनी बहुत आसानी से स्केल कर सकती है। देखिए, इंडिया, जैसे कि आप कह रहे थे आईपीओ मार्केट बहुत अच्छा है, वैसे ही फिनटेक के पर्सपेक्टिव से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड का। तो इस मार्केट में अगर आप प्ले कर रहे हो और अगर आप एक लीडिंग प्लेयर हो और आप ग्रोथ अच्छी दिखा रहे हो, पिछले 2-3 साल में 50% से ज्यादा ग्रो कर रहे हो और प्रॉफिटेबल भी हो गए हो, तो इस स्टोरी पे कोई क्यों नहीं और पैसे लगाना चाहेगा? दैट्स राइट। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आप एक ग्रोथ की बात कर रही हैं। अच्छा, पिछले 4 सालों में आपने ऐसा क्या अलग किया है जो शायद दूसरे आपके पियर्स नहीं कर पाए, स्पेशली ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट? वो मुनाफा हर कोई कमा सकता है, ये सब जानते हैं, लेकिन लोग ज्यादा कैश बर्न कर रहे थे। क्या आपने कैश बर्न करना बंद किया? वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अचीव की, अगर उसका एक अंदाजा स्पेशली आपके आने वाले निवेशकों को दे सके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा जो की यूएसपी है कंपनी का, हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स बनाना और बिल्कुल रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से बनाना, यही हमारा की यूएसपी है। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे आप देखिए, पेमेंट्स में वॉलेट है और फिर यूपीआई भी है, और यूपीआई का जो स्पेंड है वो बहुत ज्यादा है। अब यूपीआई पे बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे हैं, गूगल पैसे लगा रहा है, वॉलमार्ट पैसे लगा रहा है, और हमने रियलाइज किया कि हमारे पीछे अगर इतनी बड़ी बैलेंस शीट ही नहीं है, तो हमें कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेके मार्केट में आना पड़ेगा जो कस्टमर को ऐसे समझ में आए। तो हमने क्या किया, अब हमारा एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है पॉकेट यूपीआई। पॉकेट यूपीआई का मतलब है कि अब आप हर 50 रुपए 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करने के लिए आप अपने बैंक को क्यों हिट करें, अपना बैंक का पिन क्यों एंटर करें। आप थोड़े से पैसे 5,000, 10,000, 20,000, जो भी आपका महीने का खर्चा है डिजिटली, वो आप वॉलेट में रखिए, और आप अब पॉकेट यूपीआई के द्वारा मोबीक्विक वॉलेट जो यूज कर रहे थे आप पहले सिर्फ मोबीक्विक में, अब आप कहीं भी यूपीआई पे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लोगों को अपना पर्सनल बैंक अकाउंट सेफ रखने के लिए, स्पेशली जो स्मॉल टिकट साइज है। और प्लस आप देखिए, बैंक स्टेटमेंट में से आपका रायता नहीं फैला होगा इतनी सारी ट्रांजैक्शंस के साथ। ये प्रोडक्ट बहुत फास्ट स्केल कर रहा है। इसी के साथ साथ अब हम दिवाली पे एक क्रेडिट कार्ड, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं एसबीएम बैंक के साथ। ये एक रुपए कार्ड है, इसका नाम हमने रखा है फर्स्ट कार्ड, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो आज के डेट में स्पेंड कर रहे हैं डिजिटली, उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, और ये उनका पहला क्रेडिट कार्ड हो, इसीलिए इसका नाम हमने फर्स्ट कार्ड रखा है। और ये मात्र एक रुपए कार्ड होगा जो यूपीआई पे भी हर जगह आप स्पेंड कर पाएंगे। तो कार्ड आपकी ऐप में है, आपको मोबीक्विक से कार्ड प्राप्त हुआ है, आप वो कार्ड से हर जगह पे करिए, यूपीआई पे पे करिए, लेकिन आपके बैंक में नहीं जाएंगे वो ट्रांजैक्शन, वो आपके इस कार्ड पे जाएंगे। अगेन, हम आपका बैंक अकाउंट सेफ रखना चाहते हैं, और इस कार्ड पे जो आप स्पेंड कर रहे हैं उस पे आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब मैं आपको इससे बताना ये चाह रही हूँ कि जो वनीला यूपीआई है, जो साधारण यूपीआई है, कि भाई मैंने ऐप बनाई है यूपीआई की, आप मेरी ऐप डाउनलोड करिए, आपका जो भी बैंक अकाउंट है उससे लिंक करिए और फिर आप पेमेंट करिए, ये तो हमारे सारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। करेक्ट। हम कुछ अलग करते हैं, और अलग ऐसा करते हैं जिससे यूजर को कुछ वैल्यू मिले और यूजर आकर्षित हो कि हमें मोबीक्विक का पॉकेट यूपीआई या मोबीक्विक का फर्स्ट कार्ड अपनी रोजमर्रा की यूपीआई पेमेंट्स के लिए यूज करना है। और इस तरीके से हम जो लुक्रेटिव पाई होती है मार्केट शेयर की, वो कैप्चर करना चाहते हैं जिस पे पैसे बने, जबकि लोग सिर्फ यूजर, जीएमवी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चेस कर रहे हैं, पैसे बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि बहुत जल्दी लाइफ में ज्यादा पैसे मिल गए हैं, बैंक में पड़े हैं, तो सोचना ही नहीं चाहते पैसा बनाने के लिए। मेरे को तो लगता है कि हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हमने कुल अपनी 15 साल की कंपनी की जिंदगी में से 1200 करोड़ रेस किए हैं, तो हमारी कैपिटल एफिशिएंसी बेस्ट है। आई थिंक कम पैसे आपको मिलना रिलेटिव टू आपके पियर्स शायद एक खुशकिस्मती है, बिकॉज आपको हर रुपए से 10x वैल्यू निकालना आ जाता है, आरओआई निकालना आपको सीख जाते हो। वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और आज हम बहुत ही खास चर्चा कर रहे हैं मोबीक्विक की को-फाउंडर उपासना टाकू से।
ये जो पॉकेट यूपीआई है, यूपीआई एज अ प्लेटफॉर्म, देखिए ये ऑफ कोर्स आरबीआई और रेगुलेटर्स ने आप लोगों को बनाकर दिया, एंड आई थिंक इट वाज परहैप्स द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू इंडियन बैंकिंग एंड फिनटेक। इस पर अगर आप अपना प्रोडक्ट माउंट कर रहे हैं तो उसमें मोबीक्विक पैसे कैसे बना रहा है? क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस पे तो देयर इज नो वे टू अर्न मनी, राइट? नहीं नहीं, देर इज, विच इज व्हाट मैं आपको यही बताना चाह रही थी। रुपे कार्ड पे तो आज की डेट में ऑलरेडी एमडीआर मिल रहा है। करेक्ट। जब आप रुपे कार्ड से यूपीआई में कहीं भी पे करते हैं तो आज भी करीबन 1.2% एमडीआर मिलता है। ठीक है, तो जब हम रुपे कार्ड इश्यू कर रहे हैं अपने बैंक पार्टनर के साथ, तो हमारे बैंक पार्टनर को उसका एमडीआर मिलेगा और वो उसका एक उसमें से हिस्सा हमारा आपको मिलेगा। हिस्सा हमें मिलेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम शायद यूपीआई का बहुत बड़ा मार्केट शेयर ना कैप्चर कर पाए जैसे कि हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स ने किया है, बट जो भी परसेंटेज शेयर होगा उसमें अच्छे पैसे बनेंगे और अच्छे हाई क्वालिटी कस्टमर्स एंगेज भी होंगे। सिमिलरली अगर वॉलेट की बात की जाए तो वॉलेट ऑन यूपीआई पे आप पेमेंट जब कर रहे हैं रुपे कार्ड की तरह, वॉलेट ऑन यूपीआई पे भी एक एमडीआर आरबीआई ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर दिया है। अब उसका एग्जैक्ट नंबर और इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 6 से 9 महीने में वो भी लागू हो जाएगा मार्केट में। तो यही मेरा मतलब था कि अगर हम 4% 5% यूपीआई का कुछ भी शेयर हम कैप्चर करेंगे अगले कुछ सालों में, मैं कोई गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो एमडीआर मेकिंग या रेवेन्यू जनरेटिंग यूपीआई बिजनेस होगा। और उसी के पीछे हम ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यही हमारा सोच हर चीज में रहता है। करेक्ट। कि हम ऐसा कुछ बनाएं जो कस्टमर और मर्चेंट के लिए भी विन विन हो और हमारे लिए भी विन। ये कस्टमर ट्रांजैक्शंस ऑफ कोर्स काफी आसानी से हो रहे हैं यूपीआई के जरिए, लेकिन अब क्योंकि आरबीआई ने वो यूएलआई भी लॉन्च कर दिया है और लेंडिंग एक बहुत बड़ा जरिया है आप जैसी कंपनियों के लिए, ये कितना बड़ा गेम चेंजर है सकता है एक मोबीक्विक जैसे प्लेयर के लिए? देखिए, यूएलआई में भी हम काम कर रहे हैं। अभी शुरुआत के दिन है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि यूपीआई की तरह इतना बड़ा इनेबलर हो जाएगा, बट डेफिनेटली इससे कॉमन कंस्ट्रक्ट आएगा जिसमें डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों साइड पे एग्रीगेशन होगा। आई थिंक पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि हमने भी और हमारे जैसी और कई कंपनीज ने बैंक्स के साथ और एनबीएफसीज के साथ टाई अप करके अपने अपने कस्टमर और अपने अपने मर्चेंट जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए लोन्स एनेबल कराए हैं हमारे ऐप्स के थ्रू। तो एसेंशियली हमने अपनी पूरी डिजिटल जर्नीज बना ली हैं जिसमें हम कस्टमर्स को केवाईसी करा के अंडरराइट करके अपने पार्टनर बैंक से एनबीएफसी से लोन दिलवाते हैं। राइट। अब यही चीज को एक सिंपल कॉन्स्ट्रक्ट में बनाने की कोशिश है यूएलआई। अभी शुरुआत के दिन है, बट हाँ 4-5 साल में इसका भी एक बड़ा वैल्यू क्रिएट हो सकता है इंडिया के इकोसिस्टम के लिए। बिकॉज देखिए, हमारे देश में अभी सिर्फ 100 मिलियन लोगों को क्रेडिट मिला है। ना क्रेडिट कार्ड हो या होम लोन हो या दुकान बिजनेस बनाने के लिए लोन हो, लोन इजीली इंडिया में मिलते नहीं है। तो क्रेडिट गैप तो है ही सिग्निफिकेंट, और हमारा एम तो रहेगा कि हम वो डायरेक्ट टाइप्स के थ्रू करें या यूएलआई के थ्रू करें, जितने भी फ्रेमवर्क्स बने। देखिए, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं, हम खुद तो देते नहीं है लोन, लोन तो हमारे पार्टनर्स ही देते हैं। हम हर हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे जहां जहां नए मैकेनिज्म्स मिलेंगे, इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, अब वो कार्ड्स हो, वो लोन्स हो और वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी हो, हम वो सब एग्रीगेट करके अपने यूजर्स और मर्चेंट्स के लिए अपनी ऐप पे लेके तो लेंडिंग आपके बिजनेस का फिर कितना बड़ा हिस्सा होगा? कितना पेमेंट से आएगा, वॉलेट से आएगा, लेंडिंग से आएगा? क्या इसका कुछ आप लोगों ने गणित किया है या फिर इस समय कितना आ रहा है, अगर आगे की बात ना कर सके? नहीं तो देखिए, पिछले 2 सालों में अगर मैं देखूं तो रफली 50 से 60% के बीच में ये रेशियो रहता है। तो आप ये मान के चाहिए कि पेमेंट्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स 50-50 है, 50% है। अभी कोई कभी किसी साल में कोई 55%, 65%, सॉरी 55% या 60% हो जाएगा, किसी में कोई आगे जाएगा। जैसे ये साल ऐसा लग रहा है कि पेमेंट्स के लिए बड़ा साल होगा, तो इसी रेंज में रहेगा। बिकॉज हमारा जो फाउंडेशन है बिजनेस का वो तो पेमेंट्स का ही है। तो पेमेंट्स हमारा, जो कि कहते हैं रोज की रोटी दाल वाला बिजनेस है, और उस पे कभी कभी हमें मक्खन मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस सेल ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जब आप रुपए की बात कर रही थी और वो क्रेडिट कार्ड की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है और उसको आप भुना भी रहे हैं, हाल फिलहाल में जो मैं जिस भी बैंक के नंबर्स देख रही थी उन सब ने कहा है कि देखिए क्रेडिट कार्ड पर जो स्पेंडिंग है वो अच्छी खासी बढ़ गई है, लेकिन वहां पर डिलिंक्वेंसीज बढ़ने का भी डर है और कुछ बैंक्स उसको लेकर चिंतित हैं।
इज दैट अ वरी फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम, या फिर वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है तो इस समय आप नहीं चिंता करें? उसको आप कैसे मॉनिटर करेंगे ताकि उसका इम्पैक्ट आपकी बुक्स पर कहीं ना कहीं ना आए? देखिए एब्सोल्युटली, पहली बात तो मैंने आपको 1-2 चीज़ें नहीं बताई थी जो मैं बताऊँगी क्योंकि मुझे पता था आप ये पूछेंगी। देखिए पहली बात है कि जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस अनसिक्योर्ड में दिख रहा है वो ऑब्वियसली बैंक्स के नंबर्स में भी दिख रहा है, एनबीएफसीज के नंबर्स में भी दिख रहा है, तो हम अवेयर हैं इसके बारे में। एंड ऑल्सो हमें पता है, दिख रहा है कि वेदर इट इज बैंक्स या एनबीएफसीज या इवन रेगुलेटर, थोड़े जो कि कहते हैं सेंटिमेंट इतने अच्छे नहीं है अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लेंडिंग के लिए स्पेशली। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है हर्षदा, ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। अब आप बोलेंगे कि कोई पैसे रख के सिक्योर करके क्यों लेगा क्रेडिट कार्ड? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वेट लिस्ट है इसके लिए, और इसका वैल्यू प्रोपोजिशन ऐसे है कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपए खर्चने हैं हर महीने अपने डेली लाइफ स्पेंड्स के लिए, रोजमर्रा के स्पेंड्स के लिए। आप 10,000 रुपए की हमारे ऐप के थ्रू हमारे पार्टनर बैंक में एफडी डालेंगी, वो एफडी पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, जैसे जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे रहे हैं उसी रेंज में या उससे थोड़ा बेहतर मिल जाएगा। तो आपके 10,000 रुपए पे आप कुछ कमा रही हैं। अब आपने खर्चे किए, कभी 500, 1000, 2000, पूरे महीने में आपने खर्चे किए, वो जो आपने 10,000 रुपए खर्चे अपने एफडी के अगेंस्ट, उसमें हम आपको 1% तक रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। तो आप देखिए, कस्टमर की तरफ से आप रिवॉर्ड्स भी कमा रहे हैं और आपका एफडी में भी पैसा बन रहा है। तो कस्टमर के लिए ये विन विन प्रोपोजिशन है, और लॉस के पर्सपेक्टिव से लॉस हो ही नहीं सकता, ये तो सिक्योर्ड प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। और मुझे इनफैक्ट टेक्नोलॉजी कंपनियों की खासियत यही लगती है, कि कहीं ना कहीं आप लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें और एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट डिलीवर करें, और वो भी रेगुलेटर बार बार इंश्योर करता आया है कि कस्टमर की सिक्योरिटी, उनकी पैसे की सावधानी होनी चाहिए। तो इस समय जब आपने 700 करोड़ तक का फंड रेज करने की तैयारी की है, उसका एक रफली ब्रेकडाउन दे पाएंगी कि कितना यहाँ पर रिस्क असेसमेंट में जाएगा, एग्जैक्टली उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? जब आप कह रहे हैं कि ये कंपनी में ही आएगा, हाँ जी, कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं बिल्कुल, हमने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लियरली बताया है। ये 700 करोड़ में से 250 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा बिजनेस है उसको और बढ़ाने के लिए। तो उसमें अभी 4-5 क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, और उसको हम और प्रोडक्ट्स में भी जाएंगे, अलग अलग टाइप के लोन प्रोडक्ट्स जो हम पार्टनर करके लेके आएंगे। और हम सेविंग्स प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो हमारी ऐप पे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं, अब ये एफडीज हैं। कई बैंक्स जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, बजाज, श्रीराम, बड़ी एनबीएफसीज हैं, इनकी एफडीज में भी आप आके 8-9% तक के यील्ड रेट्स आपको इन एफडीज में मिलेंगे। तो आप ये हमारी ऐप के थ्रू आके बना सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से अकाउंट भी खोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सीमलेस है। तो यहाँ पे भी हम और काम करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं इन्वेस्टेक या वेल्थ टेक बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए 250 करोड़ रखे हैं। 135 करोड़ रुपए हमने लिए हैं अपना पेमेंट्स बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए, जो कि बोथ कंज्यूमर साइड, कस्टमर साइड और मर्चेंट, जिसको दुकानदार, उनके लिए जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि अभी हम साउंड बॉक्सेस कर रहे हैं, मर्चेंट लोन्स कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें मर्चेंट्स का अपना स्केल बढ़ाना है। तो उस तरफ पेमेंट्स के ये दोनों लेग्स पे हम 135 करोड़ खर्चेंगे। इसके सिवाय हमने 135 करोड़ मांगे हैं अपने टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, एआई प्रोडक्ट डेटा के खर्चे के लिए, क्योंकि यही हमारा कोर यूएसपी है। इसमें हम अगर अच्छे लोगों में अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने में इन्वेस्ट करेंगे तो उसी से हमें फ्यूचर बिजनेस आएगा। और 70 करोड़ हमने रखे हैं स्पेसिफिकली ये जो डिवाइसेस हैं, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन्स, इनके कैपेक्स के लिए, और बाकी जो बचा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये जो साउंड बॉक्स है, ऑफ कोर्स ये एक बहुत यूनिक इनोवेशन है, लेकिन हर कोई कर रहा है। हाँ जी। तो फिर उसमें मार्केट शेयर कैसे ग्रो होगा? हाउ मच मनी विल यू रियली अर्न फ्रॉम इट? क्योंकि हर किसी दुकान के पास एक ना दो ऐसे साउंड बॉक्सेस होते हैं। तो मोबीक्विक का साउंड बॉक्स इस्तेमाल करे, उसके लिए क्या ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे? डू यू नीड टू गो एंड पुश इट आउट? नहीं, एब्सोल्युटली कोई पुश की जरूरत ही नहीं है। इंडिया का जो कहते हैं मार्केट, जो कि कहते हैं मार्केट जो अवेलेबल है, टैम बहुत ही बड़ा है। आज के डेट में रफली 40-50 मिलियन मर्चेंट्स हैं, छोटे दुकानदार हैं जिनके पास क्यूआर कोड है। साउंड बॉक्स अभी नहीं है सबके पास, और ये मार्केट डबल होनी है अगले 5-6 सालों में। ठीक है, अभी हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो ये लगा रहे हैं, उसमें हमें कोई ज्यादा सेल करनी नहीं पड़ती है। दो टाइप के हैं, एक है नए मर्चेंट एक्विजिशन, जहां पे उनके पास क्यूआर कोड थे और उनको आज तक किसी ने साउंड बॉक्स दिया नहीं है, तो हम दे देते हैं, और उस पर रफली वही 99 रुपए का मंथली रेंटल होता है, वही रेट सबका चल रहा है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट बिजनेस, जहां पे मान लीजिए उनके पास थे
और उनको किसी को रिप्लेस करना है बिकॉज किसी और कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, सेटलमेंट टाइम पे नहीं आ रही है, तो वहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट बिजनेस मिल रहा है। इसमें मेन बात ये है अर्षिता कि मार्केट बहुत ओपन है, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 ही लोग ये बिजनेस कर रहे हैं और उसमें भी उन्होंने भी ज्यादा फोकस टॉप सिटीज पे किया है। बट जो रियल भारत है, जो रियल इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, वो हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए मैं बोलूंगी वो बॉम्बे में नहीं है, वो बॉम्बे से 100 किलोमीटर बाहर है, वो दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली से 75 किलोमीटर बाहर है। और वही मार्केट्स में हम अपना बिजनेस ठीक से बनाना चाहते हैं, ठीक से सेटअप। मैं इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ रही थी कि 65% डिजिटल ट्रांजैक्शंस टियर 2 टियर 3 सिटीज के तरफ से आ रहे हैं और 75% फिर शायद टियर 1 में या अर्बन मार्केट्स में आएगा। ये टियर 2 टियर 3 किस तरह का आपके लिए मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर जनरेट करता है, अगर उस पर थोड़ी सी विजिबिलिटी दे सके, क्योंकि वो नंबर्स इंपॉर्टेंट है कि आपका MTU क्या है, कितने लोग आपसे आकर लोन लेते हैं, कितने लोग आपके वॉलेट पे ट्रांजैक्ट करते हैं। देखिए MTU वगैरह तो हम नहीं बता सकते बिकॉज हम IPO प्रोसेस में हैं, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि रफली हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा फोकस टियर 2 टियर 3 पे बहुत ज्यादा है। करीबन 70% हमारा जो कस्टमर बेस है वो टियर 1 नहीं है, टियर 1 के नीचे है, 2, 3 एंड बियॉन्ड है। और वहीं पे ग्रोथ सबसे फास्ट आ रही है, इंटरनेट भी में भी और फिनटेक में भी। जो नए यूजर और नए दुकानदार जुड़ रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स में, वो वहीं से आ रहे हैं। इसके सिवाय मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि हमने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में ये भी नंबर दिए हैं कि जो हमने लोन प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने पार्टनर्स के थ्रू, या जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारे पार्टनर म्यूचुअल फंड कंपनीज में या डिजिटल गोल्ड में, ये सारे में भी अगर हम देखें तो ज्यादा प्रतिशत हमें लोन्स जो जा रहे हैं वो टियर 2 टियर 3 में जा रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं वो ज्यादा टियर 2 से आ रही है। इसलिए बिकॉज टियर 1 का जो मार्केट है ना हर्षदा, उसमें मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा मार्केट कैप्चर करके रखा है, तो जो अनसर्व्ड पॉपुलेशन है वो कम है, इसीलिए फिनटेक्स के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी है। बट ओवरऑल लेवल अगर आप इंडिया की पाई देखें तो वहां पे अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और टियर 2 टियर 3 में अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। तो मेरा फाइनल सवाल, क्योंकि आप कई सारे मर्चेंट बैंकर से बात करेंगी, कई सारे आप प्रोबेबल निवेशकों से बात करेंगी, रिस्पांस कैसा है कंसिडरिंग आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, आप 700 करोड़ ही रेस कर रहे हैं, कुछ विचार हुआ है, कुछ फीडबैक मिला है कि प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे वैल्यू करना चाहिए इस समय कंपनी को? सो हर्षदा, अभी 1 महीना हुआ है हमें फाइनल अप्रूवल मिले हुए, तो आपको पता है उसके बाद की जर्नी होती है कि आप इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसको रोड शो कहते हैं, फिर उनसे इंटरेस्ट आता है, UDRH भी बनता है, फिर से भी फाइलिंग होती है। तो आई थिंक सब कुछ प्रोसेस में है। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, सेबी प्रोसेस अलाउ नहीं करता, बट आई थिंक हमें अच्छा लग रहा है कि इस बार कोई हमें पूछ नहीं सकता है पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्योंकि हमने तो करके दिखा दिया। तो पाथ नहीं दिखाना है, एक्चुअल नंबर है मार्च के दिखाने के लिए, और बिजनेस मॉडल क्लियर है। और 21 में कई इन्वेस्टर्स हमसे मिले थे, हमने तब उनको बोला था कि हम 1500 करोड़ रुपए तब रेस करेंगे, और जो नंबर हमने अचीव करने थे मार्च 24 में, वो नंबर हमने अचीव कर लिए हैं मार्च 24 में बिना एक भी रुपया रेस किए। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, और तो कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उपासना, एंड गुड लक टू यू एंड द एंटायर मोबिक्विक टीम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ मैं भी आप सभी से लूंगी इजाजत। आप लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, टेक केयर।